डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ गति से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे, जिनमें हमने मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, भौतिक राशियां, गति के प्रकार, इन सब के बारे में चर्चा की थी। अब हम इस अध्याय के इस दूसरे वीडियो में अन्य बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां से हम गति करना आरंभ करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ से हम या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे या फिर इधर कहीं भी जाएंगे, तो जहां से हम चले उसी जगह को बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये पहली बात जाने रहेंगे। तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां से हमारी प्रारंभिक गति आरंभ होती है, यानी जहां से हम गति करना आरंभ करते हैं उसी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया मूल बिंदु। अब हम इसके बाद बात करेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है दूरी और विस्थापन। एक तरफ लिखते हैं दूरी और एक तरफ लिखते हैं विस्थापन। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन दोनों के आधार पर ही पूरा अध्याय टिका हुआ है। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि दूरी क्या है। दूरी एक अदिश राशि है, यानी दूरी के लिए हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अब ये किस प्रकार से है यही बात यहाँ पे हम समझेंगे। तो हमने लिख दिया कि अदिश राशि, सदिश राशि। अब सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की बात करते हैं। दूरी क्या होती है? सीधी सी बात, किसी भी रास्ते की लंबाई यानी पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई, जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, जितना हम चले हैं पूरे रास्ते को नाप डालें, जो निकलेगा वही दूरी होती है। तो दूरी तो होती है पथ की लंबाई, लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, इसे कहते हैं विस्थापन। तो रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब हम जहाँ चले, जैसे मान लीजिए हम यहाँ चले, इस जगह चले, अब यहाँ से चले कहाँ पे खत्म हुआ, ये मान लीजिए ए हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु और बी हो गया अंतिम बिंदु। तो जहाँ से चलना शुरू किए थे और जहाँ पे रुके, वो उस बीच की दूरी को कहते हैं विस्थापन। तो जैसे पथ की लंबाई क्या, मान लीजिए हम यहाँ चले थे और यहाँ पर हमारी दूरी खत्म हुई ए से बी, तो इस रास्ते की टोटल लंबाई को हमने कहा दूरी, और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कहा विस्थापन। अभी तो यही लग रहा होगा कि दूरी विस्थापन सेम है, अंतर क्या है? पर अंतर है। अभी तो हमने सिंपल सी बात की है। अब थोड़ा सा तरीका बदलते हैं। जैसे कि हम यहाँ से चले और चलने के बाद मान लेते हैं कि हम 4 किलोमीटर इधर को चले, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर इधर को चले, उसके बाद फिर यहाँ पे हम 4 किलोमीटर चले। तो ये ए है और ये बी है, ठीक। अब अगर हमें पूछा जाए कि दूरी कितनी हुई, तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं, इसका डी रख लेते हैं। तो जो हमारी दूरी निकली वो कितनी निकली? ए सी, ए से सी तक गए, प्लस सी डी, सी से डी तक, फिर डी बी। तो ए सी कितना हुआ? 4, सी डी 6 और डी बी 4। तो 6 4 10 4 14, यानी 14 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो हमारी दूरी तो हुई 14 किलोमीटर, पर हमें बात करना है विस्थापन की। और विस्थापन क्या है, इसे मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं एक बार ऐसे ही, ए सी डी और बी। अब हमारी दूरी 14 आ गई, पर विस्थापन मतलब क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दूरी। प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी। अब इसको डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट अगर नापते हैं तो मान लेते हैं कि ये था 4, ये था 6, ये था 4, मान लीजिए 7, ये 7 किलोमीटर है। तो विस्थापन क्या है यहाँ पे? विस्थापन 7 ही किलोमीटर, 7 किलोमीटर। क्योंकि विस्थापन हमें इससे मतलब नहीं कि हम कहाँ कहाँ घूम घाम के गए, इससे मतलब नहीं। सीधा से मतलब ये कहाँ चले कहाँ पहुंचे, उसके बीच की एग्जैक्ट जो दूरी है वो विस्थापन। कि विस्थापन में दिशा होती है, ये है इस दिशा में, ये है इसमें क्या है, दूरी में कोई नहीं, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि दूरी हमारे रास्ते की लंबाई होती है, दूरी कैसी भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन बिल्कुल सीधा होता है। जैसे कि अगर इसमें नहीं समझे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक वृत्ताकार पथ, जैसे वृत्ताकार पथ है, ये ऐसे गोल गोल है, यहाँ पर इधर भी ले लेते हैं वृत्ताकार पथ। आप जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की, जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं दूरी, दूरी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र 2πr। रीजन क्या है कि ये वृत्त की परिधि है और परिधि ही दूरी है, यानी कोई व्यक्ति मान लो ये ए है, यहाँ चला था और चलते चलते यहीं पहुंच गया। अब जब यहीं पहुंच गया तो दूरी कितना हुआ उसको निकालना पड़ेगा। अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या 7 किलोमीटर नाप लेते हैं, 7 किलोमीटर, तो 2 × पाई का मान होता है 22/7 और गुणे त्रिज्या है 7, 7 से 7 काट दे, 22×4 = 44। तो 44 किलोमीटर तो निकली दूरी, यानी कि व्यक्ति यहाँ चला था, घूम के यहीं पहुंच गया, तो दूरी तो हो गई 44 किलोमीटर। अब बात करें विस्थापन की, तो चला कहाँ था, यहाँ से, और खत्म कहाँ हुआ, यहाँ, यानी जहाँ चला था वहीं खत्म हो गया। तो विस्थापन मतलब क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और माइनस, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। तो यही इसका प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु के यहाँ खत्म हो गया, तो विस्थापन तो हो ही नहीं, तो विस्थापन हो गया 0। अब देखिए दूरी इसने तैयारी तय की कितना, 44 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 0, क्योंकि क्या है, वो जहाँ चला था वहीं पे आके रुक गया। तो यही कहने का मतलब है कि दूरी में हम रास्ते की लंबाई को नापते हैं कि कितना रास्ता चला गया, जबकि विस्थापन ये देखते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की क्या दूरी। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, या तो फिर एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब जैसे कि दूरी विस्थापन की बात है, हाँ मुझसे बात करते हैं ये कि कोई व्यक्ति यहाँ चला, ये ए बिंदु है, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु। अब ए से बी तक की जो दूरी थी वो थी 10 किलोमीटर। अब कोई व्यक्ति गया ए से बी तक 10 किलोमीटर गया, है? और वैसे ही यहाँ पे ले लेते हैं सेम फंडा, ए है, ये सी है और ये बी है, यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है। व्यक्ति 10 किलोमीटर गया और जाने के बाद क्या हुआ, बी से सी तक फिर लौटा, और ये लौटा कितना, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे दिखा लेते हैं 4 किलोमीटर। अब इसकी हमें दूरी निकालना, तो दूरी में क्या हुआ, पहले ए से गया बी तक, तो ए बी, उसके बाद क्या हुआ, बी से सी तक फिर लौट के आया, तो बी सी। तो कितना चला, ए बी तक 10 चला और फिर बी सी तक चला कितना, 4, तो 10 4 14 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या है कि दूरी तय की गई 14 किलोमीटर। अब विस्थापन कितना हुआ, व्यक्ति का विस्थापन निकालना, विस्थापन का था प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी थोड़ा, क्योंकि बी पे तो गया था लौट के फिर सी से आया, तो विस्थापन में सिर्फ ए सी देखेंगे, क्योंकि वो चला था ए से और निकला कहाँ पे, सी पे। तो ए से सी तक दूरी क्या हुई, टोटल 10 है, 10 से 4 निकल गया, तो कितना बचा, 6। तो 6 किलोमीटर विस्थापन आ गया। अब विस्थापन कर गया, तो कहने का ये मतलब है कि दूरी होता है, दूरी जो होती है वो रास्ते की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन कहाँ से चले कहाँ पे खत्म हुए उसके बीच की दूरी। तो अब उम्मीद करते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर समझ गए होंगे। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी आते हैं, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ बातें बता देते हैं, जिसे निकालना तो जाने गए हैं, तो इनको मिटा दे रहे हैं। तो परिभाषा में ये बताएंगे कि किसी भी पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन की परिभाषा में बताएंगे कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरी बात, ये तुम्हारी पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात हो गई। अब हम करें तीसरी बात, अदिश राशि। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, सूत्र की बात कर लेते हैं। अब दूरी का जो सूत्र है, जैसे सूत्र होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये वो दूरी का सूत्र। वहीं विस्थापन के सूत्र की बात करें तो चाल की जगह पर कर देंगे वेग, तो वेग गुणा समय। फिर चौथी बात, जैसे हमने बात की दूरी, अब दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है।
मतलब जितना भी हम चलेंगे दूरी बढ़ती ही जाएगी, घटना नहीं है। जबकि विस्थापन क्या है, कभी धनात्मक होता है तो कभी ऋणात्मक भी हो जाता है, तो कभी शून्य हो जाता है। शून्य जैसे अभी हमने दिखाया था कि व्यक्ति पथ पर चले तो विस्थापन हो गया शून्य, ऐसे चल रहे थे धनात्मक। और कभी मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक गया प्लस गया, और फिर लौट के इधर तक चलाया तो उल्टा चलाया तो क्या हो गया, माइनस हो गया विस्थापन। तो ये भी इनके बीच का अंतर हो गया दूरी विस्थापन का। तो ये तो हमने इनके अंतर के बारे में बात कर ली, तो दूरी विस्थापन होता क्या है ये बात कर ली। तो ये हमने इसलिए इसको समझ लिया क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक आएंगे, एक आएगा चाल और एक आएगा वेग। जो चाल है वो दूरी से संबंधित है और जो वेग है वो विस्थापन से संबंधित है। क्योंकि सूत्र से समझ सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। हाँ, इनके मात्रा की बात कर लेते हैं। तो दूरी का मात्रा क्या है, मात्रक सेम ही रहेगा सबका। जैसे मान ली मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, जैसे भी जरूरत पड़े वैसे यहाँ भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जिस प्रकार जरूरत है दिखा सकते हैं। तो मात्रा तो सेम है, तो अंतर कोई हुआ नहीं, क्योंकि दूरी विस्थापन एक ही प्रकार का चीजें हैं। बस फर्क क्या है कि ये सदिश है वो अदिश है, इनके लिए चाल की जरूरत है, इनके लिए वेग की जरूरत है। तो चार अंतर हो गए। अब हम इनको मिटाकर बात करते हैं चाल और विस्थापन की। तो साथ में चलेंगे तो आसानी से टॉपिक समझ में आएगा, चाल और विस्थापन। तो एक तरफ लिखते हैं चाल, एक तरफ लिखते हैं विस्थापन, तो सही विस्थापन वेग। यहाँ भी वैसे अंतर करते चलेंगे कि चाल क्या है और वेग क्या है। तो चाल क्या होती है, एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई दूरी, इसको चाल कहते हैं। एकांक समय में विस्थापन, इसे वेग कहते हैं। कारण क्या है कि चाल जो है अदिश राशि है, यानी कि यहाँ पे जो दूरी गई इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, जबकि वेग में दिशा की आवश्यकता होती सदिश राशि है। सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि दिशा सहित चाल, दिशा सहित चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और दिशा रहित वेग को चाल कहते हैं। तो परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा वेग जिसमें दिशा ना हो वो चाल है। ऐसा, ऐसी क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसा वेग जिसमें दिशा ना हो चाल है, और ऐसी दिशा या ऐसी चाल जिसमें दिशा हो वो वेग कहलाता है। तो वेग में दिशा की जरूरत होती है, चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती है। ये भी एकांक समय में चली गई दूरी, ये भी समय में चली गई दूरी, दोनों में बात वही है। बाकी विस्थापन में प्रारंभिक और अंतिम वेग भी देखा जाता है, जैसे सूत्र के आधार देखते हैं। तो चाल का सूत्र क्या बनेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका बन जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो परिभाषा ज्यादा सूत्र से ही बनती है, यानी कि एकांक समय में या फिर दी गए समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। तो बस इसमें क्या है, दिशा है, इसमें दिशा नहीं है। ये तो हमने इनके सूत्र की बात कर ली। अब मात्रा की बात करें तो मात्रा तो सेम ही रहेगा। तो मात्रा बता दीजिए, तो मात्रा क्या निकलेगा, निकाला जाए तो दूरी का क्या होता है, मीटर है, मान लीजिए मीटर है किलोमीटर जो भी है। समय का अगर मीटर के साथ सेकंड लीजिए तो मीटर प्रति सेकंड बन जाए। अगर किलोमीटर हो तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये मात्रक बनते वैसे यहाँ पर भी रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। तो मात्र निकालने सीधा तरीका सूत्र जैसा दिखा है। ऊपर विस्थापन है, विस्थापन का मान लीजिए मात्रक है मीटर और समय का है सेकंड, तो प्रति मतलब बटा, मीटर बटा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, वैसे यहाँ पर है। अगर मीटर सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबका अपने आवश्यकता के अनुसार बन जाता है। तो चाल और ये हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। जैसे दूरी बात की थी, दूरी धनात्मक होती है, वैसे चाल भी धनात्मक रहेगी। जबकि वे क्या था, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक कभी शून्य हो जाता है, तो यहाँ भी ऐसा होगा कि कभी धनात्मक हो जाएगा
कभी ऋणात्मक हो जाएगा तो कभी शून्य हो जाएगा। तो संभवतः अंतर समझ गए होंगे कि दोनों में लगभग सेम ही सिस्टम है। एक हम उसकी परिभाषा से अंतर निकाल लेते हैं, एक उसके सदिश अदिश राशि से, एक में सूत्र डाल लेते हैं, एक में उसका धनात्मकता ऋणात्मकता जो भी है उसके मैटर पे 4 अंतर बन गए, बस 4 बहुत है। तो चाल और वेग समझ गए होंगे कि जब दिशा के बिना यानी बिना दिशा के किसी समय में दूरी होती है तो उस दूरी को हम चाल कहते हैं, और अगर दिशा के साथ विस्थापन होता है तो उसे वेग कहते हैं। अब हम मेन बात पे आएंगे इनके अंतरों पे, सॉरी अंतर नहीं प्रकारों पे। जैसे चाल है, अब चाल के कई प्रकार हैं। अब जैसे चाल है, अब चाल के कुछ प्रकार की बात करते हैं। जैसे एक हो गया एक समान चाल, एक असमान चाल, एक औसत चाल, एक तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। वेग की बात करें तो वेग के भी प्रकार होते हैं। तो 5वां पॉइंट मान लीजिए प्रकार से ले लेते हैं वेग। तो वेग में एक समान वेग, फिर असमान वेग, फिर वैसे ही औसत वेग, फिर तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। हाँ, वेग में 2 प्रकार और होते हैं, उनको लिख देते हैं। एक होता है सापेक्ष वेग और एक है निरपेक्ष वेग। इस तरह से वेग के जो प्रकार हैं वो 6 हो गए, चाल के हमने 4 लिखे। अब इन सबको समझना है। एक समान चाल यानी कोई से गाड़ी चाल चल रही है। अब मान लीजिए कि चाल मतलब इंग्लिश कहते हैं स्पीड। अब कोई गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड में एक पहले घंटा, दूसरे घंटा में भी उसकी स्पीड 40 की है, तीसरे में भी 40 की है, तो क्या है उसकी स्पीड बराबर है। यानी कि अगर एक समान ही चाल चल रहा है वही होता है एक समान चाल, यानी कि वह चाल जिसमें उसकी चाल घटती बढ़ती नहीं, समान होती है समान चाल। असमान चाल किसी घंटे मान लीजिए चाल 40 की है, फिर कभी 80 की हो गई, कभी 60 की हो गई, कभी 70 की हो गई, अब चाल घट बढ़ रही है तो असमान चाल। औसत चाल, औसत चाल मतलब क्या होता है कि कुल चाल, जैसे औसत चाल का सूत्र निकालते हैं तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। किसी को भी औसत निकालना हो तो जितनी दूरी चली गई उसको ऊपर लिखेंगे, उसमें जितना समय लगा उसको नीचे लिखेंगे। जैसे कि चाल कहते हैं स्पीड यानी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस इक्वल टू कुल दूरी, डिस्टेंस यानी डेल्टा टी डी बाई डेल्टा टी, ये एक फार्मूला बन जाता है। डेल्टा एस कैपिटल एस में लिखा दिया कि स्पीड, और डेल डी से डिस्टेंस और टी से टाइम। तो डेल्टा दिखाने मतलब कुल, यानी जितना भी दूरी हुई उसको ऊपर लिखा, जितना भी समय नीचे लिखा। अब जैसे कि मान लीजिए 3 गाड़ियां, एक गाड़ी 40 की स्पीड चलती है, एक 60 की स्पीड में चलती है, एक 80 की स्पीड में चलती है। तो हमने क्या किया, तीनों के चाल को ऊपर जोड़ के लिख दिया, 40 60 80 सबको जोड़ दिया। उनमें कितना समय लगा उसको नीचे लिख दिया। जैसे कि 1 घंटा की बात करते हैं तो 1 घंटा इसका लगा, 1 घंटा उसका लगा, 1 घंटा उसका, मान लिया ना कि हमने एक का 40 लिया, एक का 60, एक का 80। तो समय भी तो तीनों का है ना, 1-1 घंटा ले लिया इनका भी, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ डालें 6 4 10, 10 8 18, तो आया 180 बटा 3, 3 6 18 नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल क्या आई, यानी किसी की 40 थी, किसी की 60 थी, किसी की 80 थी, लेकिन सबका जो एवरेज निकला वो 60 का निकला। यही होती है औसत चाल, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। तो कितनी दूरी गई ऊपर लिखेंगे, कितना समय लगा नीचे लिखेंगे, और हो गया। तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल, किसी भी क्षण की चाल को तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल का, जैसे मान लीजिए अब चल रहा किसी भी सेकेंड में, किसी भी मिनट की, मतलब किसी भी समय की हम चाल थोड़ी समय के लिए, उसकी हम अचानक की चाल अगर कैलकुलेट करें तो वो तात्क्षणिक चाल होगी, तुरंत की जो चाल। जैसे गाड़ी चल रही है, अभी तुरंत हम देखना चाहें क्या चाल है, तुरंत की जो चाल है वो तात्क्षणिक, हो सकता है कुछ समय बाद घट जाए बढ़ जाए, पर किसी भी क्षण की जो चाल होती है वही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि अगर चाल एक समान है तो समान चाल,
अलग अलग असमान चाल, अगर सबका एवरेज निकाला जाए औसत चाल, और किसी भी क्षण की चाल दिखा दी जाए तो तात्क्षणिक चाल। सेम कंडीशन यहाँ पे वेग, अगर वेग समान है, यानी हमने मान लिया पत्थर फेंका, अब पत्थर एक समान वेग से चल रहा है, ना घट रहा है फिर न बढ़ रहा है, तो वो क्या है, एक समान वेग। यानी अगर पत्थर से मतलब कोई सामान फेंका गया, अब कभी उसकी चाल मतलब वेग है बढ़ जाती है, मतलब तेज रफ्तार पकड़ लिया, कभी फिर धीमा हो गया, यानी कि कम ज्यादा होता रहे, तो वो होता है असमान वेग। औसत वेग महत्वपूर्ण चीज, जैसे यहाँ पर हमने बताया औसत वेग में क्या हो गया कि औसत वेग निकालने के जो सूत्र होते हैं दो होते हैं, एक होता है औसत वेग बराबर प्रारंभिक, हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रारंभिक वेग और प्लस अंतिम वेग, अंतिम स्टार्ट कर लेते हैं अंतिम वेग बटा 2, यानी प्रारंभिक वेग, यानी जिस समय, जैसे मान लिया हमने पत्थर फेंका, तो जिस समय फेंका उसका प्रारंभिक वेग और लास्ट में अंतिम वेग होगा, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग को जोड़ के बटा 2 कर दो। एक तरीका ये होता है औसत वेग निकालने का, एक और तरीका होता है औसत वेग का, जो कि होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया था कुल दूरी, तो ऐसे यहाँ पर वेग वेग निकालने, वेग मतलब होता है वेलोसिटी, यानी अगर हम डेल्टा वी निकालते हैं, इससे डेल्टा वी, तो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी निकालें या फिर हाँ डेल्टा वी लिख देते कैसे भी, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है यू, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को स्मॉल वी से बटा दो, एक सूत्र ये बन गया। या फिर औसत वेग निकालते हैं डेल्टा वी बराबर कुल विस्थापन, यानी कि कुल विस्थापन यानी डेल्टा विस्थापन का एस से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा एस और बाई डेल्टा टी, ये सूत्र बन गया। तो कुल विस्थापन तथा कुल समय, यानी कि किसी दिए गए समय में सभी विस्थापनों के वेग को औसत वेग कहते हैं, या फिर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के गणितीय रूप को औसत वेग कहते हैं, जहाँ पे गणितीय रूप में दिखाया जाता है उसके माध्य को, ये माध्य दिख रहा है कि प्रारंभिक वेग व अंतिम वेग के गणितीय माध्य को औसत वेग कहते हैं, या फिर कुल समय में कुल विस्थापन को औसत वेग कहते हैं। टोटल समय में जितना विस्थापन हुआ उसका योग कर दे वो औसत वेग होता है। तो ये फार्मूले हमने दिखा दिए, क्योंकि ये जो सूत्र हमने बताए हैं इनका अभी आगे यूज करना है, जो समझे रहेंगे। यू होती है प्रारंभिक वेग और वी अंतिम वेग। तो हाँ अभी दो बचे हुए हैं, हाँ सापेक्ष और निरपेक्ष वेग। अब सापेक्ष क्या होता है, अब जैसे कि दो गाड़ी चल रही, अब दोनों की जो वेग है वो भिन्न भिन्न, अब भिन्न भिन्न वेग है, तो अगर मान लीजिए एक गाड़ी है, दोनों का अलग अलग वेग, अगर हम इनकी तुलना करें तो इनके वेग की तुलना इनसे करें तो उनका वेग इनके सापेक्ष वेग कहलाएगा, मतलब इनका जो वेग है ये इनके लिए सापेक्ष वेग है, और जो इनका वेग है ये इनके लिए सापेक्ष वेग। तो ये बताएंगे कि जब दो वाहनों या दो वस्तुओं के का वेग भिन्न भिन्न होता है तो उनका एक दूसरे के प्रति जो वेग होता है उसे हम सापेक्ष वेग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि दोनों गतिमान अवस्था में, बस क्या है कि किसी का वेग कम है किसी का ज्यादा है, तो छोटे वाले का कम के प्रति सापेक्ष वेग और कम वाले का अधिक के प्रति सापेक्ष वेग होता है। हाँ तो अधिक वाले का कम के प्रति और कम वाले का अधिक के प्रति, तो सापेक्ष समझ गए होंगे जिसमें तुलना की जाती है। अब निरपेक्ष वेग की बात, निरपेक्ष में क्या है, इसमें क्या है दोनों गति में थे, अब एक तो गति कर रहा है एक रुकी हुई गाड़ी, अब ये गाड़ी खड़ी है एक चल रही, अब इनके बीच तुलना करें तो एक तो गति कर रही है दूसरी खड़ी है, तो इनके बीच जो तुलना होगी उस वेग को हम कहेंगे निरपेक्ष वेग। यानी वह अवस्था जब एक वस्तु गति कर रही है और दूसरी वस्तु ठहरी हो तो उनके बीच के वेग को हम निरपेक्ष वेग, अंतर समझ गए होंगे। एक समान वेग जब वेग न घटे न बढ़े, असमान वेग वेग घटता बढ़ता रहे, औसत वेग जब कुल विस्थापन और कुल समय से भाग दे दें, या फिर प्रारंभिक और अंतिम वेग का माध्य निकाल लें। तात्क्षणिक वेग सुनने बताएगा, तत्कालिक वेग जैसे हम बताया था ना, तत्कालिक चाल वैसे ही तत्कालिक वेग है कि किसी भी क्षण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी भी क्षण की हम बात करें उस समय का जो वेग होगा जस्ट वेग वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। सापेक्ष वेग
दो वाहन या फिर दो वस्तुएं गति कर रही हैं, एक का वेग अधिक है, एक का कम है, तो उनके बीच में जो कंपेयरिंग करेंगे, जो अंतर करेंगे वो सापेक्ष वेग कहलाएगा। अगर एक वस्तु गति कर रही है, दूसरी गति नहीं कर रही है, तो उनके बीच का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चाल और वेग समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बताया क्या कि दूरी और विस्थापन, दूरी से चाल और विस्थापन से वेग बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय के, यानी कि दूरी, चाल, वेग, विस्थापन। अब एक टॉपिक और भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं त्वरण। तो इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद इसको मिटा के हम त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं। त्वरण जिसे कहते हैं एसीलरेशन, और त्वरण का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, यानी स्पीड के जो घटने बढ़ने में रोल होता है वो त्वरण का होता है, और जो त्वरण करता है उसे त्वरक कहते हैं। त्वरण एक होता है त्वरक, क्योंकि त्वरण को कहते हैं एसीलरेशन, इंग्लिश थोड़ा सा देख लेते हैं, एसीलरेशन। त्वरक को बोलते हैं एसीलरेटर, जिसे गांव में गाड़ी चलाने वाले देसी भाषा में एक्सीलेटर कहते हैं। यानी गाड़ी का जब एक्सीलेटर ऐंठते हैं तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, कम होती है, तो उसका शुद्ध नाम एसीलरेटर है, ना कि एक्सीलेटर है। तो उसी को हम कहते हैं त्वरक, यानी गाड़ी में हम राइट साइड जब ऐंठते हैं वो त्वरक होता है। तो इस त्वरक के बारे में बात कर रहे हैं कि त्वरण है क्या। त्वरण को इसके फार्मूला समझेंगे, यानी कि त्वरण क्या होता है। त्वरण मतलब होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो निश्चित समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा क्लियर रखें कि निश्चित समय में या फिर दिए गए समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, तो ऐसे लिखेंगे या फिर वेग में परिवर्तन वेग लिख लेते हैं। अब वेग परिवर्तन में क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाकर बटा में जो समय है वो लिख देंगे, तो यही होता है वेग। तो चाहे समय कहें चाहे तो समयांतराल बोले ज्यादा बेटर रहेगा, समयांतराल। समयांतराल तो दिए गए समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसको त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए इक्वल टू, तो अंतिम वेग को कहते हैं v, प्रारंभिक को u बटा समय अंतर डेल्टा टी लेते हैं, फिर टी लेते हैं। तो ये सूत्र बन गया। अब अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो ऊपर क्या है वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और बटा में क्या है समय का मात्रक सेकेंड। अब इनका मीटर बटा सेकेंड, और ये सेकेंड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा गुणा करने पे, बटा ये का आएगा सेकेंड, सेकेंड उल्टा कर, ये क्या कर दिया, गलत हो गया था। हाँ, मीटर प्रति सेकेंड, ये तो मीटर से बटा में सेकेंड आया। अब ये सेकेंड क्या है, ये तो ये मान लीजिए प्रकार से अंश के रूप में होगा, ये हर के रूप में। अब इसका हम करेंगे तो सेकेंड बटा वन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × s, तो मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर निकला, सेकेंड सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर, यानी लिखा क्या जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड माइनस 2। तो त्वरण क्या है, दिए गए समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग कभी घटता है कभी बढ़ता है, यानी जब हम एक्सीलरेटर को ऐंठते हैं तो वेग बढ़ता है, उसको स्लो करते हैं तो वेग घटता है। तो जो ऐंठना वाला होता है समान वो होता है त्वरण। ये त्वरण है, उम्मीद करते हैं त्वरण समझ गए होंगे। अब हम त्वरण के प्रकार की बात कर लेते हैं। त्वरण भी 4 प्रकार के हैं, एक होता है एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण, तीसरा धनात्मक त्वरण, चौथा ऋणात्मक त्वरण। हाँ, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, एक और नाम।
एक समान त्वरण। अब जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो शुरुआत में तो एक्सीलरेटर यानी त्वरक को ऐंठ देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे हमने त्वरक को एक स्पीड पे रोक के यानी पकड़ लिया है, मान लीजिए गाड़ी 50 स्पीड चल रही है, अब ना तो वहाँ से हम 50 से आगे स्पीड बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, यानी हम 50 के स्पीड में चलते चले जा रहे हैं, तो वो क्या है, एक समान त्वरक। यानी कि जब ना तो गति में वृद्धि हो रही हो चाल में और ना ही घटोत्तरी हो रही हो, यानी ना बढ़त हो ना घटत हो, बिल्कुल समान मात्रा में चले, यानी कि जो भी चाल है बिल्कुल एक समान हो, तो उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। और हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी तो हम ऐंठ के उसको 80 के ले जा रहे हैं, कभी 20 कर ले रहे हैं, तो वो क्या है, असमान त्वरण। सीधी सी बात, जब वेग परिवर्तन नियत हो यानी वेग परिवर्तन ना हो, तो उस समय क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। लेकिन जब लगातार वेग परिवर्तन हो रहा हो, कभी वेग बढ़ रहा हो, कभी वेग घट रहा हो, उसे असमान त्वरण कहते हैं। दो बातें क्लियर हो गई कि अगर वेग घट बढ़ रहा है तो असमान है और वेग एक जैसा है तो समान है। फिर धनात्मक, वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण पॉजिटिव में, घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन, यानी कि स्पीड हम बढ़ा रहे हैं गाड़ी की तो धनात्मक त्वरण हो रहा है, घटा रहे हैं तो ऋणात्मक हो रहा है। तो ये बढ़ना घटना होता है असमान, और ना बढ़े ना घटे तो समान। तो ये त्वरण के 4 प्रकार हो गए। तो त्वरण समझ गए, त्वरण क्या होता है। फिर त्वरण का सूत्र, त्वरण का मात्रक, त्वरण के प्रकार में समान, जब घटे बढ़े ना स्पीड, असमान स्पीड घटे बढ़े, धनात्मक स्पीड बढ़े, ऋणात्मक स्पीड घटे। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं जो त्वरण होता है, त्वरण अगर हम उसकी बात करें तो त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तीनों बातें हैं। जिस समय एक समान त्वरण ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा, उस समय क्या है, शून्य है। जब त्वरण बढ़ रहा, धनात्मक, घट रहा तो ऋणात्मक। तो ये बात होगी। और त्वरण राशि कैसी है, तो त्वरण जो है ये सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, यानी कि वेग क्या होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। तो त्वरण सदिश राशि, अगर हम उनके लक्षण की बात करें तो कभी ऋणात्मक होता है त्वरण, कभी धनात्मक होता है, कभी शून्य होता है। त्वरण सदिश राशि है, त्वरण का सूत्र हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया, त्वरण के प्रकार हो गए, यानी बहुत सारे अंतर हो गए। तो इस अध्याय में हमने मुख्य बातें क्या पढ़ ली, दूरी, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सब को हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो से गति के समीकरण है, 3 समीकरण, उनको पढ़ेंगे। उन समीकरणों को व्युत्पन्न कैसे किया गया, यानी वो समीकरण बने कैसे हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक उनका निगमन पढ़ेंगे।